अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड रेड हॉरर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो मेरी अम्मी और अब्बा को मिली थी। ये इस वक्त की बात है जब मैं 6 साल की थी। हम बशाम में रहते थे। एक दफ़ा जब अम्मी बहुत बीमार थीं तो अब्बू रात के वक्त इन्हें लेकर हस्पताल चले गए। हस्पताल दूर था, बहुत दूर। रात के 10 बज रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई दादा के साथ अम्मी और अब्बा का इंतज़ार करने लगे। वो रात के तकरीबन 1 बजे वापस आए, लेकिन साथ में एक लड़की भी लेकर आए। अम्मी की तबीयत अब ठीक थी। अब्बू ने इस लड़की का बताया कि ये हमें सड़क पर मिली है, शायद रास्ता खो गई है और बोल भी नहीं रही। अभी खौफज़दा है, हम अपने साथ ले आए। इतनी छोटी बच्ची कहाँ छोड़ते? 1-2 दिन में जब खौफ ख़त्म होगा तो इसके घर का पता पूछकर इसे वहाँ छोड़ देंगे। इन सब बातों के दौरान वो अम्मी के पीछे खड़ी थी। अब्बा ने इसका बाजू पकड़कर आगे किया और मैंने देखा इसकी आंखें इतनी ग्रीन थीं कि नकली लगती थीं, यूं जैसे कांच की हों। तब इसने मेरी तरफ देखा और मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। इसकी आंखें सर्द थीं, बहुत सर्द और अजीब आंखें थीं। मैंने ऐसी आंखें पहले कभी भी नहीं देखी थीं। मैं थोड़ा सिमट गई। इसने फिर मेरी तरफ देखा। मैं दादा के बाजू से लिपट गई। दादा ने इससे इसका नाम पूछा। वो टकटकी बांधकर दादा की तरफ देखने लगी। अब्बू ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? सारंगा, वो बोली। इसकी आवाज भी अजीब थी, किसी भी शोर से पाक। यूं लगता था जैसे कोई रिकॉर्ड सुन रहे हैं। अब इतने सालों बाद भी कभी इसकी आवाज याद आती है तो मुझे कपकपी सी आती है। फिर यूं वो हमारे घर हमारे साथ रहने लगी। अम्मी और बाबा ने 1000 दफा इससे घर का पता पूछा, लेकिन इसने कुछ ना बताया। छोटे भाई फुरकान को तो इतनी पसंद थी कि हर वक्त इसके साथ लगा रहता। इस वक्त फुरकान 2 साल का था। चंद महीने गुजरे तो फुरकान इसे साना कहने लगा। फिर यह नाम सबकी जबान पर चढ़ गया। मुझे इससे खौफ आता। जब मैंने अम्मी से अपने खौफ का इजहार किया तो अम्मी ने मुझे डांट कर कहा, तुम्हारी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखा करो। एक दिन जब मुझे ज्यादा डर लगा तो मैंने दादा से जिक्र किया। दादा मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में गुम हो गए। लोग कहते थे कि सारंगा की जैसी खूबसूरत आंखें दुनिया में किसी की नहीं हैं, लेकिन मैं जानती थी वो खूबसूरत नहीं थी। वो बेजान आंखें थीं। इनमें कोई रोशनी, कोई चमक नहीं थी। वो बातें बहुत कम करती थी, जरूरत की बात करती वरना खामोश रहती। अम्मी और अब्बा इसे मुझसे ज्यादा चाहते थे। इसे आए हुए 1 साल गुजर चुका था और मुझे शुरू से इसमें कुछ गैर मामूली महसूस होता था। वो मेरी और दादा के साथ सोती थी। मेरी तरह दादा भी इसे पसंद नहीं करते थे। मैंने खुद सुना था
दादा ने कई बार अब्बा से कहा, शफकत, ये लड़की वो नहीं है जो नजर आती है। अब्बा हंस के ये बात टाल गए कि आप पता नहीं इतनी छोटी बच्ची को क्या समझते हैं। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, दादा सो चुके थे, तो मैं लेटे लेटे इसकी तरफ मुड़ी ताकि देख सकूं वो सोई है कि नहीं। और मैं देखकर दंग रह गई कि इसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी और वो छत की तरफ देख रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। काफी देर बाद मुझे होश आया तो इतना डर लग रहा था कि मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली। इसके बाद मैं हर 10 मिनट के वक्फे से इसकी तरफ देखती और इसकी आंखें अजीब वही ग्रीन सी रोशनी में छत पर लगी हुई थी। यूं डरते डरते सुबह हो गई और सुबह मुझे बुखार लग चुका था। सुबह मैंने मौका देखकर दादा को सब बताया। दादा ने तसल्ली देते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कुछ कहने लगे थे कि अब्बा कमरे में आ गए। यूं दादा की बात ऐसे ही रह गई। इस रात मुझे कपकपी चढ़ी हुई थी। बार बार नींद से आंखें बंद हो जाती थीं। फिर मैं गहरी नींद में चली गई। रात के किसी पहर मेरी आंखें खुल गईं तो देखा सारंगा अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने दादा को आवाज दी। दादा ने उठकर इसे पूरी घर में ढूंढा, लेकिन इसे ना मिलना था, ना मिली। काफी देर बाद दादा को जब वो ना मिली तो दादा वापस कमरे में आ गए। दादा अब्बा को जगाना चाहते थे कि बाहर खटपट हुई और सारंगा अंदर आ गई। कहाँ थी तू? दादा ने सख्त लहजे से पूछा। वो हमें जागता देखकर चौंक गई थी। मैं गुस्ल खाने तक गई थी, इसने इसी सर्द लहजे में कहा। लेकिन मैंने तो गुस्ल खाने में देख लिया था। दादा के माथे पर बल पड़े। अच्छा, अब सो जाओ, आइंदा इस तरह बाहर मत जाना। दादा ने सख्ती से उसे वार्निंग दी। मैंने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें आग दे रही थीं। इनमें बहुत ही साफ इंतकाम की झलक थी। सुबह अजीब से शोर से मेरी आंखें खुली। मैंने उठकर देखा तो सब रो रहे थे। मुझे डर से महसूस हुआ। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। सारंगा कहीं नहीं थी। मेरा दिल ना चाहते हुए भी धड़का। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सहन के बीचों बीच रखी चारपाई तक आई। किसी को सफेद चादर से ढक दिया गया था। मैंने धीरे से चादर चेहरे से खिसकाई और मेरी चीख निकल गई। मेरे दादा जा चुके थे। मेरे मुंह से बेसाख्ता आवाजें निकलने लगी। मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैं गिरने लगी और बेहोश होने से पहले मैंने देखा सारंगा दादा के सरहाने बैठी थी और इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दादा की वफात के बाद मैं सारंगा से और भी ज्यादा डरने लगी, लेकिन घर में इस रात का जिक्र ना किया। ना जाने मुझे क्या हो जाता था। रोज सोचती थी आज अम्मी को बताऊंगी, लेकिन फिर जब अम्मी अकेली होती थी तो सब भूल जाती थी। इस तरह 1 साल मजीद गुजर गया। अब मैं सारंगा और फुरकान एक कमरे में सोते थे। फुरकान अब दादा की चारपाई पर सो जाता था। वो रात को बेहोशी के आलम में सोता और सुबह जागता, लेकिन मेरी अक्सर पूरी रात आंखों में कटती थी। इन दिनों बारिशों का मौसम था। तब अब्बू से गांव के किसी आदमी ने कहा कि इन्होंने सारंगा को मगरिब की नमाज के बाद
बड़ी नहर के पास देखा है। अब्बू को यकीन ना आया। इन्हें सारंगा पे बहुत भरोसा था, लेकिन अक्सर लोग जब यही कहने लगे तो अम्मी ने सख्ती से इससे बास पुरस की। पूछा। इस वक्त तो चुप ही रही और खामोशी से सुनती रही। अगले दिन अम्मी को रात के वक्त फालिज का अटैक हो गया और इनकी एक साइड बिल्कुल सुन्न हो गई। अब वो बोल भी नहीं सकती थी। इस दौरान मैं अम्मी के साथ एक हफ्ता अस्पताल में रही और हमारे साथ दिन के वक्त अब्बा होते और रात को मामू होते। रात को अब्बा घर चले जाते थे। एक हफ्ते के बाद अम्मी घर आ गईं। मैंने अम्मी को चारपाई पर लिटाया। इस वक्त सारंगा कमरे में नहीं थी। बाद में मैं जब अम्मी को दलिया खिला रही थी तो वो कमरे में आ गई। अम्मी ने इसकी तरफ देखा और मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगी। वो कुछ कह रही थी, लेकिन हमारे समझ में अम्मी की कोई बात नहीं आई। अम्मी पर कपकपी चढ़ गई। अब्बू ने उलझन भरी नजरों से मुझे देखा और मैं हैरान रह गई। मैं समझ गई थी कि अम्मी क्या कह रही हैं। इस दिन के बाद मैंने कभी सारंगा को अम्मी के करीब आने ना दिया। अम्मी के सारे काम मैं खुद करती थी। फुरकान को मैं इससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन फुरकान मुझे और अम्मी से ज़्यादा इसे चाहता था। वो इसे सना कहता था और सारा दिन इसके दुपट्टे का पल्लू पकड़े रहता था। मैं खाना खिलाती रोने लगता, नहीं खाता। जब सारंगा खिलाती थी तो हंसते हुए खुशी खुशी खा लेता। सारंगा ने इसे अम्मी से ज्यादा पाल पोस के बड़ा किया था। अब वो एक मिनट भी इससे अलग न रहता था। अब्बू जब भी अम्मी के साथ बैठते, अम्मी इशारों में इन्हें सारंगा दिखाती और फिर दरवाज़ा दिखाती थी। शायद वो अब्बू से सारंगा को घर से निकालने की बात करती थी, या शायद कुछ और। फिर एक दिन अम्मी ने मेरे सामने पानी का ग्लास अपने बाएं हाथ से सारंगा के मुंह पर मार दिया। इन दिनों अम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात पर रोने लगती, बर्तन उठा के मारती। इस दिन अम्मी ने इशारों में फुरकान का पूछा। वो सारंगा का हाथ पकड़ कर आ गया। अम्मी ने तो पहले काफी देर दोनों को देखा और फिर ग्लास उठाकर इसके मुंह पे मारा। इसके आंख के ऊपर माथे पर जख्म लग गया। वो दुपट्टे से आंख को दबाते बाहर निकली और फुरकान जोर जोर से रोने लगा। साथ साथ वो अम्मी को बुरा भी कह रहा था। मैं अम्मी को चादर उड़ाकर फुरकान को चुप कराने बाहर ले गई। काफी देर बाद जब फुरकान को सुला के मैंने देखा तो वो नहीं थी। अंदर कमरे में जाकर देखा तो माथे पर पट्टी बांधी हुई थी और आंखें बंद थीं। शायद वो सो रही थी। मेरे पीछे पीछे फुरकान नींद में चलता हुआ आया। साना की आवाज पर इसने आंखें खोलकर देखा तो फुरकान इसके सरहाने खड़ा था। वो फुरकान की तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं बाहर निकल गई। कभी कभी मुझे लगता था कि वो फुरकान को एक माँ से भी ज्यादा चाहती है। इससे 2 रोज बाद अम्मी की वफात हो गई। अब अब्बू भी सारंगा से मोहतात हो गए थे। वो घर का कोई काम इसके सुपुर्द ना करते। अपने हर काम के लिए मुझे आवाज देते। एक दिन साथ वाले घर वालों की बिल्ली रात के वक्त हमारे सहन में आ गई। वो बाहर सहन में घूम रही थी। अंधेरे में इसकी आंखें चमक रही थीं। अब्बू ने जब मुझसे सारंगा के बारे में पूछा तो फुरकान ने बिल्ली की चमकती आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो साना। और मैं बिल्कुल जम गई। क्या फुरकान को भी पता था? शायद फुरकान को पता था, लेकिन इस हवाले से नहीं जिस हवाले से मुझे पता था। फिर अब्बू ने एक दिन अकेले में मुझसे पूरी बात पूछी। जब मैंने इनको सारी बात बताई तो वो गहरी सोच में गुम हो गए।
پھر ابو اگلے دن کسی عالم کو لے کے آئے۔ اس عالم نے پوری ایک رات گھر کے صحن میں چلا کاٹا اور صبح کے وقت انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا، شفقت صاحب، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو وہم ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ میں نے پوری رات گھر کے کونے کونے میں دیکھ لیا اور وہ لڑکی تو سو رہی تھی۔ آپ دل سے وہم نکالیں اور روزانہ 4 قل پڑھ کر گھر کے کونے کونے میں چھڑکاؤ کریں۔ ابو مطمئن ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی۔ جب عالم صحن میں چلا کاٹ رہے تھے تب میں نے بار بار کسی خوف سے رات کو اٹھ اٹھ کر سارنگا کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت سارنگا کے اندر جان ہی نہیں تھی۔ وہ بے ست آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی تھی، کسی بے جان لاش کی طرح۔ میں نے کافی غور سے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی سانس بھی نہیں چل رہی تھی۔ وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ عالم کے جانے کے بعد میں صحن میں صفائی کر رہی تھی، تب سارنگا میرے پاس آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کچھ بھی کرو، میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک تم رہو گی۔ مجھے نکالنے کی کوششیں چھوڑ دو۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی اور میں یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ پھر پورا دن مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی رہی۔ فرقان ثنا کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا تھا اور میں فرقان کے پیچھے لگی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ رات کو کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ باہر کھٹ پٹ سی سنائی، شاید صحن میں بندھی بکری اچر رہی تھی۔ میں نے سارنگا کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ ابو بھی ہمارے ساتھ سونے لگے تھے۔ میں نے ان کو جگایا تو وہ لالٹین روشن کر کے صحن میں آئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ صحن میں ہم نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ بکری اب آوازیں نکالنے لگی۔ تب ہم نے قریب جا کے دیکھا تو بکری سے ذرا فاصلے پر ایک بڑا سا سانپ تھا۔ ابو نے فوراً گھر کے کونے پر رکھا بیلچہ اٹھایا۔ سانپ اب پھنکار رہا تھا۔ ابو نے جب بیلچے سے وار کیا تو وہ اس کے سر کے تھوڑے سے نیچے سے ٹکرا کے رہ گیا۔ سانپ مڑ کے دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار بہت پرانی تھی اور بالکل ڈہنے والی ہو گئی تھی۔ ابو نے جب بیلچے سے دیوار پر لگاتار وار کیے تو دیوار کے درمیان سے ایک پتھر نکل گیا اور پوری دیوار گرنے لگی۔ سانپ نیچے تھا اور اوپر دیوار کا ملبہ تھا۔ صرف اس کا سر بچ گیا تھا۔ مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی تو میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر دیکھا سارنگا اسی طرح سو رہی تھی۔ ابو بھی بکری کو صحن کے دوسرے کونے میں باندھ کر آ گئے اور اپنی جگہ لیٹ گئے۔ صبح جب میں اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی تو کمرے سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو فرقان رو رہا تھا اور ابو سارنگا کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں ایک خاموشی تھی، مکمل سکوت۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ فرقان چیخ رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اب اس کے جانے کے بعد ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ سارنگا کو آخری غسل دینے کے لیے مدرسے کی باجی نے مجھ سے کہا، اور میں کیونکہ اس کی ایک ہی بہن تھی تو یہ ذمہ داری خود بخود مجھ پر آتی تھی۔
میں نے جب اسے غسل دیتے وقت دیکھا تو اس کا جسم خونم خون تھا، ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی تھیں اور گردن سے نیچے پسلی کی ہڈی کے پاس زخم تھا، وہی بیلچے کا نشان۔ اور میں رات کو ہی جان گئی تھی کہ سارنگا جا چکی ہے۔ 5 سال بعد ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میں خوشی سے مسکرا دی۔ میرے شوہر عبد الرحمن نے نرس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے تو نرس نے بچے عبد الرحمن کو دی۔ مجھے تو اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں بے ساختہ بچی کے چہرے پر جھکی۔ تبھی بچی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ یہ وہی گرین کانچ کی آنکھیں، مردہ سی، کسی احساس کے بغیر چمکتی ہوئی میری بیٹی کے چہرے پر تھی۔